बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो रहा है। 24 नशस्तों के ऊपर वोटिंग होगी आज, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को चोरी करने का मुकम्मल बंदोबस्त तो कर लिया गया है। यानी आज दिन है अवाम के इम्तिहान का कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने मैंडेट की हिफाजत किस तरीके से करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इम्कानात बहुत कम छोड़े गए हैं। ना उनका कोई इंतखाबी निशान है, ना उनके पास कोई हुकूमत है। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना लेंगे तो जैसे खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती की जा रही है, बार बार उनके वजीर आला या वहाँ के लोग कहते हैं, तो इस तरह की ज्यादती गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी होगी। तो इन चीज़ों से भी उनको बचना होगा। ये बड़ा इम्तिहान है, और ये इम्तिहान उन लोगों का है जो आज वोट डालने जा रहे हैं कि वो अपने वोटों की हिफाजत कैसे करते हैं। वैसे तो प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने डकैती पहले ही मार दी है, लेकिन देखना है कि लोग किस हद तक खड़े होते हैं। खालिद खुर्शीद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम मेंबर हैं, इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथियों में से एक हैं, उन्होंने एक बड़े खतरे की निशानदेही की है। मैं वो खतरा पहले आपके सामने रख देता हूं इस इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा, जी मुझे हटाकर जो हुकूमत बनाई गई थी गिलगित बल्तिस्तान में, उस हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ बेचे हैं, जमीनों पर भी 10% का कट मारा है, और अब इनका प्लान बहुत खतरनाक है। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी में से किसी की हुकूमत बनती है तो ये गिलगित बल्तिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर लूट मार करेंगे कि लोग पंजाब की लूट मार को भूल जाएंगे जो ये गिलगित बल्तिस्तान में करने जा रहे हैं। देखिए, असल मामला तो वसाइल पे कब्जे का है। अगर वसाइल पे काबिज हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के, और वहाँ की जो हुकूमत बनाई जाती है, वो कठपुतली हुकूमत जो जो उनसे एस्टेब्लिशमेंट मांगती है वो उन्हें दे देते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग कई दहाइयों तक परेशान रहेंगे जब तक कि उनकी अपनी कोई अवामी हुकूमत आके इन चीज़ों को रिवर्स ना करे। और वैसे भी मैं आपको ये बात बताऊं, जहां पे आकर एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठ जाएं फिर उन्हें हुकूमतें नहीं उठा सकती, वो उठते ही नहीं है, वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते। नादरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पहले जो पाकिस्तान के कौमी मीडिया पे खबरें चली उसके मुताबिक इंटरनेट सर्विस जो है वो अचानक बंद हो गई है, और अब गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट मुयसर नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का तरीकाकार है। अभी यहाँ बरतानिया में मैंने एक दिन एक वोट डाला था, इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, वो फेस्टिविटी की तरह था, और लोग बड़े पैमाने पर आकर वोट डाल रहे थे। बहुत फैसिलिटेट किया गया था गवर्नमेंट की जानिब से, और बड़ा अप्रिशिएट करते थे, बड़ा वेलकमिंग किस्म का माहौल था, और कोई वोट चोरी भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन की पहचान ये है कि इलेक्शन से पहले मारधाड़, छापे, गिरफ्तारियां और रियासती जबर का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कागजात नामजदगी छीन लो, इंतखाबी निशान छीन लो, वोटर लिस्टें तब्दील कर दो, और झूठे नारे, वादे, बहुत सारा कुछ होता है। और फिर फाइनली ये होता है कि इंटरनेट बंद हो जाता है, फिर मोबाइल फोन अचानक बंद हो जाता है, और फिर पूरा रिजल्ट तब्दील हो जाता है। ये पाकिस्तान में इलेक्शन का लेटेस्ट मॉडल है। वैसे तो हमेशा से पाकिस्तान में धांधली होती आई है, लेकिन जितना ये निज़ाम आज नंगा है, इससे पहले कभी इस लेवल तक ये निज़ाम नंगा नहीं था। बहरहाल 24 हल्कों में आज क्या होता है ये आज शाम तक हमें पता चल जाएगा। अब आ जाए नाजरीन कश्मीर की तरफ, जहां पे हालात लगातार जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शौकत नवाज मीर साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाता हूं, जो उन्होंने एक ऑडियो बयान जारी किया। वो सुनाना आपको जरूरी है ताकि आपको सिचुएशन की संगीनी का अंदाजा हो जाए। ये आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत नवाज मीर, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, आज इंतहाई नाजुक हालात में रियासत भर की अवाम, बिलखसूस ओवरसीज कश्मीरियों से मुखातिब हूँ। हम एक बार फिर रियासत और रियासती इदारों को बावर करवाना चाहते हैं कि हमारी तहरीक बुनियादी इंसानी जरूरियात के लिए है। हम दो टोक मौकफ रखते हैं कि न हम किसी मुल्क, अदारा और न ही किसी फर्क के खिलाफ हैं। हमारी पुरअमन जदोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ना जुल्म अजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मैं इस वक्त इस ऑडियो के जरिए मुखातिब हूँ क्योंकि इस वक्त हमें इंटरनेट की सहूलत मुयसर नहीं है। मेरी गिरफ्तारी के मुताल्लिक झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, जबकि मैं इस वक्त महफूज मुकाम पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम कोर मेंबर के साथ मुसलसल राब्ता में हूँ, और हम बाहमी मुशावरत के अमल से गुजर रहे हैं। रावलाकोट में हमारे सीनियर रहनुमा शाहजेब हबीब शहीद के रेंजर की तरफ से बेईमाना कत्ल के बाद
की पैदाशुदा सूरत हाल के बायस पूरी रियासत लॉकडाउन हो चुकी है, बल्कि मैं कहूंगा कि हुकूमत ने खुद खौफ व हरास पैदा करके रियासत को लॉकडाउन करने में रियासत की आवाम की मदद की है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर सरदार उमर नजीर कश्मीरी और बाकी कोर मेंबरान ने रावला कोर्ट से ताजा एलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पुंछ डिवीजन में लॉकडाउन कर दिया गया है। इंशाअल्लाह 9 जून की सुबह मीरपुर डिवीजन से तारीख साज और बानतीजा लांग का आगाज कर दिया जाएगा। मेरी रियासत के अवाम से मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और चाको चौबंद रहने की अपील है। रियासती जबर इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। बहुत जल्द इस तारीख साज लॉन्ग मार्च की बदौलत रियासत में खुशहाली का आगाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने शौकत नवाज मीर को सुना। अभी जो बहुत मकबूल रहनुमा है इस तहरीक के, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो हैं उमर नज़ीर कश्मीरी, जिन्हें गोली लगी है, बल्कि उनको गोलियां लगी हैं। अभी उनकी सेहत के बारे में कुछ कंफर्म इतलात नहीं है, लेकिन उनकी एक वीडियो सामने आई है। उस वीडियो के, वो तकरीबन 7 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन मैं उसका एक हिस्सा आपको सुनवाना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मामला कितना संगीन है और पाकिस्तान के इदारे इस संगीनी को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जब बंदूक आपके हाथ में होती है तो आपकी अकल पूरी तरह काम नहीं करती। तो ये सुनिए कि उमर नज़ीर कश्मीरी क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए आप। अगर आप हमें पुरअमन आवाम को कुचलेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, तो हम किसी सूरत आपको ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप यहाँ की आवाम को कुचले और यहाँ से वापस चले जाएं। और यकीनन मैं इस वक्त हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप इन चीज़ों को बचाना चाहते हैं, एक तो हमारे मुतालबात फिलफोर पूरे किए जाएँ, कोई उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप जितनी मर्जी शातें कर लें, हम आगे बढ़ेंगे, मजीद आगे बढ़ेंगे। ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि हम आपके इस जबर की वजह से खामोश हो जाएं। तो मैंने मुतनबे करूँगा कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पीसफुली बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर जितनी भी बैरूनी फोर्सेज हैं जिन्होंने हमारी रियासत पे हमला किया, यहाँ की नत्ते वहाँ पे हमला किया, उनको फौरी तौर पर यहाँ से बेदखल किया जाए। अगर आप उनको बेदखल नहीं करते तो यहाँ से एक जंग का आगाज हो जाएगा जिसको समेटना आपके लिए आसान नहीं होगा। शुक्रिया। वो अपने हमारे कोर कमेटी के मेंबरान का जो भी आपको लायमत देंगे उसको फॉलो करें। जी जनाब, वो ये कह रहे हैं फिर यहाँ से जंग का आगाज हो जाएगा। हालात की संगीनी का आप अंदाजा कर सकते हैं। अब इनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और इसको कलअदम करार दे दिया गया कि जनाब इसके साथ तो बात ही नहीं हो सकती है, तो एक जत्था है और ये तो दहशतगर्द है, कलअदम तंजीम है। लेकिन इससे पहले इनसे बात भी हो रही थी, इनको सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाया जा रहा था, इनको इलेक्शन लड़ने की दावतें भी दी जा रही थी। ये हम सारा सुन रहे थे। जो फैसल राठौर साहब हैं, जिन्हें बनाया गया है आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म, वो आज क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और कल क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं हैरान हो रहा हूं उनके स्टेटमेंट पढ़ के। यानी एक दिन के अंदर उन्होंने 3 अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। मैं अहमद फरहाद साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो वाकई मुझे लगा कि वो ठीक कह रहे हैं कि वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की 3 मुख्तलिफ जगहों पर गुफ्तगू एक दिन के अंदर बिल्कुल अलग अलग थी। कभी वो कहते हैं कि अब कोई बात नहीं होगी, ये जत्था है, दहशतगर्द हैं। कभी कहते हैं अपने लोग हैं, मैं बात करने को तैयार हूं। कभी कहते हैं कि जनाब इमरजेंसी लगा दी जाएगी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पूरी तरह से कंट्रोल्ड में नहीं है, वो काफी खराब दिखाई देती है। यानी भी समझ आ रही है कि ये फैसले उनके अपने नहीं है, वो एक ताबेदार अर्दली का किरदार अदा कर रहे हैं। जो उन्हें कहा जाता है वो बिल्कुल उसी तरह करते हैं और इसी तरह का तबसरा जो है वो अहमद फरहाद साहब ने किया है। और बात ठीक है क्योंकि वो कश्मीरी है, वो समझते हैं इन मामलात को। फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम बनाया गया तो इस शख्स की राय बिल्कुल बदल गई। हालांकि शुरू में इसकी राय इसी कमेटी के बारे में, या जिसको कहते हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहां पे कुछ हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीकात की है। अब उन तहकीकात के मुताबिक अगर आप सुने तो पहले फैसल राठौर साहब, इनके बारे में जो वजीर आजम बने हुए हैं आजाद कश्मीर के, वो इसी अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बारे में क्या कहते थे और इनके मुतालबात के बारे में क्या कहते थे, जरा ये आप सुनिए। इसमें वसीम मलिक साहब ने और रिजवान गलज़ई साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आप ये सुने जरा। ये जो मुआहदा जिस पे दस्तखत हुए हैं वफाकी हुकूमत के और हमारी क़यादत के और हमारे, ये अब मुआहदा मैं समझता हूँ कि पत्थर पे लकीर बन चुका है। और अगर किसी ने भी इसको सबोटाज करने की कोशिश की या इस पे अमल दरामद ना करने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की, मुस्लिम लीग, नून की, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम मामलात को जो
तय किए गए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए हम पूरा भरपूर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इस फैसले और मायदे के पीछे एक बहुत बड़ी अवामी कुव्वत शामिल है और इस फैसले पर दस्तखत होने से पहले इसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अप्रूवल के बाद इसको साइन किया गया। जी, आपने सुना जी, वो उन्होंने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद इसको साइन किया गया। और यह बात कौन कह रहा है? फैसल मुमताज राठौर। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद इनकी राय इसी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में क्या थी, जरा ये भी यहीं पे इसी प्रोग्राम में सुनवाया गया, जरा ये भी आप सुन लें। ये जो मसाइल आज कश्मीरियों ने या इन तहरीकों के जरिए उठाए हैं, ये मसाइल वो थे जो आम आदमी जिसपे पिछले 70 सालों से बात कर रहा है। पाकिस्तान का झंडा उठाने के लिए कश्मीरी किसी हद तक भी चला जाता है, तो क्या वजह है कि आज उन रिश्तों में कोई कमजोरी आई? लोगों ने ये महसूस किया कि ये जो निजाम कायम है ये किसी सियासी जमात का निजाम नहीं है, ये कोई हाइब्रिड सिस्टम है और ये सिर्फ अपने मरात और अपने इश्यूज को सेटल करने के लिए आया हुआ है। तो उस स्पेस ने और फिर अपोजिशन का ना होना, अर्थात पहले इसको हाइब्रिड सिस्टम कहा और बाद में इस हाइब्रिड सिस्टम का जब हिस्सा बन गए फैसल मुमताज राठौर साहब, तो अब उनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। यानी मैं हैरान होता हूं कि पता नहीं कौन सी इनको घुट्टी दी जाती है या पता नहीं कौन सी इनको बूटी सुंगाई जाती है हुकूमत में बिठाने के बाद कि इनके अफकार ही बिल्कुल बदल जाते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, बिल्कुल तब्दील हो जाता है। ये आगे सुनिए आप। 40 लोगों ने जब एक वोट दिया प्राइम मिनिस्टर को और अपोजिशन बेंच बिल्कुल खाली पड़े थे और जो अपोजिशन के लोग बैठे थे वो भी बराए नाम थे, तो फिर तो लोगों ने सड़कों पे आकर ही बात करनी। और फिर सड़कों पे जब एक मॉब बन जाता है, अब आप उसको शायद जत्था ना ही कहें, एक्शन कमेटी बन चुकी है, तो फिर वो अपने अपने अंदाज से चीजों को लेके आगे चलते हैं। यही कुछ हुआ, फिर लोगों ने फिर सड़कों पे आके अपने मसाइल का हल करवाया भी, लेकिन हम इसके जिम्मेदार हैं। हमने चूंकि जो सिस्टम बनाया था उसमें ये कमी थी। ले जी, अब आपने ये सुन लिया। अब एक और इन्होंने इंटरव्यू दिया सलीम साफी साहब को, उसमें इन नशिस्तों के बारे में ये क्या कह रहे हैं। यानी जो 12 नशिस्तें जहां पे आगे मसला फंस गया, वो कहते हैं जनाब कि हमने ये रखनी है। वजह यह है कि इन 12 नशिस्तों के बगैर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद कश्मीर में कंट्रोल करने के बाद इन 12 नशिस्तों के बगैर वहां पर अपनी कठपुतली हुकूमत बना ले। तो उन्हें ये 12 नशिस्तें चाहिए, यानी उनका स्कोर ही 12 से शुरू होता है। जब एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी हुकूमत बनानी होती है ना आजाद कश्मीर में, तो दूसरी पार्टियों का स्कोर 0 से शुरू होता है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट का स्कोर 12 से शुरू होता है। वो 12 तो बाहर से लेकर आते हैं, फिर 13, 14, 15 से गिनते हैं। दूसरी पार्टियां 0 से गिनती हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके गिनती हैं। तो वो इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते। सलीम साफी साहब ने कुछ सवालात किए थे इसी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर, तब फैसल मुमताज का जवाब क्या था, ये भी आज बड़ा वायरल हुआ, ये जरा सुन लें आप। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि इन महाजरीन की सीटों को अब वहां पे रिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये हकीकत बिल्कुल हकीकत, सीटों को रिगिंग के लिए इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। यह हकीकत बिल्कुल हकीकत है, इन सीटों को रिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ये जनाब एक कंफ्यूज्ड वजीर आजम है आजाद कश्मीर का, और ये ऑर्डर ले रहा है एक सरकारी ऑफिसर से, एक सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर बैठे हुए एक बंदे से ऑर्डर ले रहा है, और वो बंदा इसको जो कहता है ये मिनोअन वही कर रहा है, क्योंकि इसको इसी काम के लिए ऐसा लगता है कि बिठाया गया है। अब नाजरीन, अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। एक तो उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है। अब सार आलम एक सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे कबीले से हैं, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि जहां पे वो डंडी मारें या जहां पे वो ज्यादती करें नून लीग के कहने पर, वहां, और नून लीग के कहने पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अचानक से मैंने देखा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फॉलो करने वाले अकाउंट्स और वो अकाउंट्स जो PMLN के बड़े चीदा चीदा अकाउंट्स हैं, वो सारे एकदम कश्मीरियों को गालियां देना शुरू हो गए। वो सारे एकदम कश्मीरियों के खिलाफ हो गए और कश्मीरियों के हक में उठने वाली हर आवाज को गालियां दे रहे हैं। मैं हैरान हो रहा था कि PMLN को क्या हो गया। नवाज शरीफ वगैरह तो बड़े फख्र से कहते थे कि हम कश्मीरी हैं, हमारा बैकग्राउंड कश्मीर का है, हम तो जनाब कश्मीरी होने पे फख्र करते हैं। वो इस तरह की बातें मियां साहब कहा करते थे। लेकिन अचानक मैंने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो कश्मीरियों को गाली देना शुरू हो गए और कश्मीरियों की हर आवाज को, हर बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफसार आलम साहब ने उसमें अपना क्या हिस्सा डाला। वो ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीर का स्टेटस बदलने पर इंडिया के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। ये फौज के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें इस चीज को तकवीयत देती हैं कि इनके पीछे इंडिया का हाथ है और अवामी एक्शन कमेटी इंडिया की गेम खेल रही है। अब जरा मैं आपको एक बात बता दूं कि कश्मीर का स्टेटस जो इंडिया ने तब्दील किया था,
वो कब किया था? वो किया था 2019 में। 2019 में इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था और यह काम किया गया था 5 अगस्त 2019 को, जबकि नवाज शरीफ ने उसके बाद इंडियन सहाफियों को अपने घर पे भी बुलाया, जबकि नवाज शरीफ ने उसके बाद जनाब मोदी साहब के साथ ताल्लुकात को निभाया भी। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होने के बावजूद उन्होंने स्टेटमेंट देने से गुरेज किया। तो नवाज शरीफ साहब से नहीं पूछेंगे अब सार आलम साहब, ये कश्मीरियों की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से पूछेंगे कि तुम इंडिया के खिलाफ 2019 में क्यों खड़े नहीं हुए। तो इसका जवाब मैं सादा सादा आपको देता हूं कि 2019 में अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी नहीं, ये 2023 में बनी है। एक चीज बनी ही 2023 में, तो अपने बनने से 4 साल पहले होने वाले एक वाकये के ऊपर वो एहतजाज कैसे कर देते? मेरा सवाल है कि कश्मीरी तो एहतजाज कर रहे थे ना, यही सारे कश्मीरी थे ना। पहले ये इंडिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जब कमेटी बनी तो इसके अंदर भी शामिल हो गए, इतनी सी बात है। लेकिन इनकी खोपड़ी में घुसेगी नहीं, क्योंकि जो इनको हुक्म दिया जाता है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये फौरन कर देते हैं। मुझे एक सहाफी के बारे में यहां तक पता चला कि वो मुख्तलिफ सहाफियों को धमकियां लगाता है कि मैं तुम्हारी गारंटी दे सकता हूं फलाने फलाने ISI के ऑफिसर को, अगर मैं गारंटी ना दूं तो तुम सुबह से पहले उठा दिए जाओगे। और टीवी पे वो बंदा बड़ा पारसा बन के बैठा हुआ होता है। मैं हैरान हुआ कि वो सहाफियों को धमकियां लगाता है, हत्ता कि जिन सहाफियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिन सहाफियों को उठाया जाता है, जिन सहाफियों को दबाया जाता है या जिन पे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, ये उनके पास पहुंच जाता है। और जिनको नौकरियों से निकाला जाता है उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि मेरे साथ बात करो, मैं एस्टेब्लिशमेंट को समझाऊंगा, जाके उनसे बात करूंगा, एजेंसियों से, तुम डील कर लो, मैं तुम्हारी डील करवा देता हूं। तो यहां पे इस तरह के सहाफी मौजूद हैं और लगातार यही गंद मार रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, यानी अपने कबीले के साथ गद्दारी। अब ये सार आलम साहब का बनता है ये कहना, यानी एक आदमी पैदा ही नहीं हुआ, उसकी पैदाइश से पहले का एक वाकया वो आपने उस पर डाल दिया। ये तंजीम 2023 में बनी, इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि 2019 में होने वाले एक वाकये के ऊपर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। मेरी तो समझ से बाहर है, ये लोग कहां से सोचते हैं, गिट्टों से सोचते हैं। अब नाज़रीन, यहां पे एक एलामिया भी जारी किया अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, और ये है वो असल चीज जिसके ऊपर आने वाले दिनों में सबको गौर करना पड़ेगा। उन्होंने एक तो रावलाकोट में जो इंसिडेंट हुआ उस वाकये का सारे का जिक्र किया और यह भी कहा कि CMH के सामने पुरअमन धरने के मौका पर एक एलामिया भी उन्होंने जारी किया कि हम आज के दिन शहीद शाहजेब की अजीम कुर्बानी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और शहीद शाहजेब और शोहदा अवाम के हुकूक के मिशन की तकमील तक अपनी जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। हमारे कोर मेंबर कमर नजीम कश्मीरी और दीगर साथियों की बहादुराना दलेराना जद्दोजहद पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने आप को पेश किया तहरीक के लिए। और आज का यह अवामी इज्तिमा कठपुतली असम्बली पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करता है, जिन्होंने अवाम के जमहूरी और माशी हकूक के मुतालबात के मुआहदे के बावजूद वादा शिकनी की और आज़ाद कश्मीर की पुरअमन अवामी तहरीक या अवामी जदोजहद के ऊपर एक बैरूनी हमलावर फोर्सेस के जरिए बदतरीन दहशतगर्दी करवाई, जो इस अमर की गमाज है कि असम्बली में बैठे 53 का टोला बदतरीन अवाम दुश्मनी का एक ग्रोह है। अब नाज़रीन, ये अल्फाज बड़े तकलीफ दें कि जिसमें ये अल्फाज बोले जाते हैं ना कि पुरअमन अवाम पर बैरूनी हमला आवर फोर्सेस के जरिए बदतरीन दहशतगर्दी करवाई। हमने हमेशा नारा लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज कश्मीरियों को हमने गद्दार करार दिया और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बैरूनी फोर्सेज आई हैं हमें मारने के लिए। लेकिन आईनी नुक्ता नज़र से तो कश्मीर और पाकिस्तान दो अलग अलग टेरिटरीज हैं, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हम फ्रीली एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, हम वहां जाते हैं, वो यहां आते हैं। हमारा बड़ा प्यार है और बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, भाईचारे का। लेकिन जब यहां से फोर्सेस जाके वहां लोगों को मारती हैं तो फिर ये नफरत पैदा होती है, और इस नफरत का इजहार उन्होंने अपने इस पैराग्राफ में कर दिया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। यानी ये सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। यही बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए सोचने की है, लेकिन ये नहीं सोचेंगे। ये सिर्फ अपना मफाद सोचते हैं, अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपने कारोबार, अपने मामलात, अपने इक्तदार का तूल, अपनी मर्जी से बनाई गई कठपुतली हुकूमतें, दुनिया के अंदर अपने ताल्लुकात, बैरून मुल्क अपने बच्चों की तालीम, अपने महफूज टिकाने, ये इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। बहुत छोटी सोच है। तो इससे बड़े जब ये हो जाएंगे, मुल्क का सोचेंगे, तब मुल्क भी आगे बढ़ जाएगा। और मुल्क का सोचेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बारक्स में वापस चली जाएगी। जब भी मुल्क का सोचेंगे सबसे पहले वो ये सोचेंगे कि जनाब सिविलियन हमसे बहुत बेहतर हैं,
वो हमसे ज़्यादा ज़हीन है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं पाकिस्तान कैसे चलाना है, लिहाजा पाकिस्तान उनके हवाले कर दिया जाए। नाज़रीन, उन्होंने एक FIR का मुतालबा भी कर दिया और ये भी कहा पूरे कश्मीर में लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया है और वो जारी रहेगा और 12 बजे से पूरे आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम और शटर डाउन का ऐलान भी कर दिया गया और मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च के शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने कहा जी इसको हम जारी रखेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और मुतालबात किए हुकूमत के हवाले से और कुछ मुतालबात ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि जिनमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को और उनके वज़रा को जो जिम्मेदार हैं उन पे FIR करके उनको ओहदों से भी हटाया जाए। अवाम से अपील की है उन्होंने कि ब्लैकआउट की वजह से मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक दूसरे से राब्ता कारी को यकीनी बनाएं, यानी आप मसाजिद के लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करें और उसके जरिए से एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाएं। नाज़रीन, एक नजम सेठी ने खबर दी है, खबर इंटरेस्टिंग है, मैं सिर्फ खबर आपको सुना देता हूं, बाकी इसके ऊपर तबसरा फिर हम करते रहेंगे बाद में भी। नजम सेठी ने कहा कि 28वीं तरमीम और बजट के मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील हो जाएगी। वो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में हुकूमत मांग रहे हैं, अगर डील ना हुई तो पीपल्स पार्टी फारग हो जाएगी। नैब केसेस तैयार हो रहे हैं और घेरा तंग हो रहा है। बस समझ आए आप बात, इस पे डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।